कभी सोचा है कि हम खुद को भारतीय, अमेरिकी या फ्रांसीसी क्यों कहते हैं? ये जो आइडिया है कि हम सब अलग अलग राष्ट्रों में रहते हैं, आज कितना नॉर्मल लगता है ना? लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के यूरोप से, एक ऐसे आइडिया के साथ जो इतना पावरफुल था कि उसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। आइए इस दिलचस्प कहानी की जड़ों तक चलते हैं। जरा इस कमाल की तस्वीर को देखिए। 1848 में एक फ्रांसीसी आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने एक सपना देखा था। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां कोई राजा रानी नहीं, बल्कि सारे देश आज़ाद और डेमोक्रेटिक हों। कल्पना कीजिए, यूरोप और अमेरिका के सब लोग, मर्द, औरतें, बच्चे एक लंबी लाइन में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये भाईचारे और उम्मीद का एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। सोरियो की इस सोच को यूटोपिया कहते हैं। मतलब एक ऐसा सपना, एक ऐसी दुनिया जो इतनी परफेक्ट हो कि असल में उसका होना लगभग नामुमकिन लगे। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां देश आपस में लड़ते नहीं, बल्कि शांति से एक साथ रहते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत ख्याल था, पर उस वक्त की हकीकत से कोसों दूर था। तो चलिए अब इस सपने से निकलकर हकीकत की दुनिया में आते हैं। सवाल ये है कि ये राष्ट्र या नेशन का आइडिया ये आया कहाँ से, और ये इतना ताकतवर कैसे हो गया कि इसने बड़े बड़े साम्राज्यों को उखाड़ फेंका और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यही वो सवाल है जो हमें इस सफर में आगे ले जाएंगे। अब देखिए, सोरियो का ये सपना अचानक से नहीं आया था। इसकी जड़ें वो तो दशकों पहले ही पड़ चुकी थी। इसकी शुरुआत हुई एक ऐसी घटना से जिसने पूरे यूरोप में एक चिंगारी लगा दी, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो एक भूचाल था। मतलब सदियों से जो सिस्टम चला आ रहा था उसे जड़ से उखाड़ फेंका गया। अब पावर एक राजा के हाथ में नहीं, बल्कि देश के आम नागरिकों के हाथ में थी। क्रांति ने ऐलान कर दिया, ये देश हमारा है और हम ही इसका भविष्य तय करेंगे। तो सवाल ये है कि ये किया कैसे गया? सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि ठोस कदमों से। उन्होंने लापात्री यानी हमारी पितृभूमि और ले सितवाया यानी हम सब नागरिक, हम सब बराबर हैं जैसे नए आइडियाज को पॉपुलर किया। पुराना शाही झंडा हटाकर नया तिरंगा लाया गया। पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनाए गए और फ्रेंच भाषा को एकता की जुबान बना दिया। ये सब मिलकर एक नई फ्रांसीसी पहचान बना रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। ये आइडियाज सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहे, ये सरहदों के पार भी गए, लेकिन अक्सर दोस्ती के पैगाम के साथ नहीं, बल्कि तलवार की नोक पर। और इस कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स लेकर आता है एक ही आदमी, नेपोलियन बोनापार्ट। जरा सोचिए, विडंबना देखिए। जिस इंसान ने फ्रांस में डेमोक्रेसी को खत्म किया, वही पूरे यूरोप में क्रांति के आइडियाज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना। नेपोलियन समझिए कि एक सिक्के के दो पहलू थे। एक तरफ उसने कमाल के रिफॉर्म्स किए। 1804 का उसका नेपोलियनिक कोड कहता था कि कानून के सामने सब बराबर हैं। क्या शानदार बात थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू वो इतना अच्छा नहीं था। उसने टैक्स बढ़ा दिए, बोलने की आज़ादी पर पहरे लगा दिए और लोगों को अपनी कभी ना खत्म होने वाली लड़ाइयों के लिए जबरदस्ती सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। तो हुआ ये कि शुरू में तो जहां भी नेपोलियन की सेना गई, लोगों ने उन्हें आज़ादी के मसीहा की तरह देखा। उनका जोरदार स्वागत हुआ। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। बहुत जल्द लोगों को ये एहसास होने लगा कि वो एक जालिम से आज़ाद होकर दूसरे के गुलाम बन गए हैं। और बस यहीं से शुरू होती है 19वीं सदी के यूरोप की सबसे बड़ी वैचारिक लड़ाई। एक तरफ थे राष्ट्रवाद और आज़ादी के नए नए विचार, और दूसरी तरफ थे सदियों पुराने बड़े बड़े साम्राज्य। ये लड़ाई थी एब्सोल्यूटिज्म के खिलाफ। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां राजा ही सब कुछ है, उसकी जुबान ही कानून है और उसकी ताकत पर कोई रोक टोक नहीं। नेपोलियन के लाए हुए विचारों ने इसी पुरानी व्यवस्था की नींव हिला दी थी। अगर हम 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो वो आज से बिल्कुल अलग था। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जैसे देश तो थे ही नहीं। इनकी जगह थे बड़े बड़े साम्राज्य जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर। ये एक तरह के खिचड़ी साम्राज्य थे जहां अलग अलग भाषा बोलने वाले और अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रहते थे। उनकी वफादारी किसी देश से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने राजा से होती थी। लेकिन समाज में एक नई लहर उठ रही थी। इंडस्ट्री और ट्रेड के बढ़ने से एक नया क्लास उभर रहा था, पढ़ा लिखा मिडिल क्लास।
ये थे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, वकील और ये लोग पुरानी राजशाही व्यवस्था से खुश नहीं थे और इन्हीं लोगों ने राष्ट्रीय एकता के विचार को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। तो ये लोग क्या चाहते थे? इनके लिए लिबरल नेशनलिज्म का सीधा सा मतलब था आज़ादी, हर इंसान के लिए आज़ादी, कानून के सामने बराबरी और सबसे ज़रूरी बिजनेस करने की आज़ादी। वे एक ऐसी सरकार चाहते थे जो लोगों की मर्जी से बने और एक ऐसा देश जहां सामान और पैसा बिना किसी रोक टोक के आ जा सके, और ये सब कुछ एक मजबूत एक राष्ट्र में ही मुमकिन था। तो अब सीन क्लियर था। एक तरफ थे पुराने साम्राज्य और दूसरी तरफ ये नए उदारवादी विचार, और इन दोनों के टकराव से ही वो मॉडर्न यूरोप बना जिसे हम आज जानते हैं। और हाँ, ये कोई 1-2 दिन की लड़ाई नहीं थी, ये दशकों तक चली। नेपोलियन की हार के बाद पुराने राजा महाराजाओं ने सब कुछ पहले जैसा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आज़ादी और राष्ट्र का आइडिया लोगों के दिलों में बस चुका था। 1848 में तो पूरे यूरोप में क्रांति की लहर दौड़ गई और दशकों के संघर्ष के बाद आखिरकार जर्मनी और इटली जैसे नए देश दुनिया के नक्शे पर आए। और देखिए, हम घूम फिर कर वापस वहीं आ गए जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, सोरियो की उस पेंटिंग पर। उसने ये पेंटिंग 1848 में बनाई थी, ठीक उसी साल जब पूरा यूरोप क्रांति की आग में जल रहा था। उसका सपना बहुत खूबसूरत और शांति भरा था, लेकिन उस सपने को हकीकत बनाने का रास्ता बहुत मुश्किल और खून खराबे से भरा था। तो फिर आखिर एक राष्ट्र है क्या? एक फ्रेंच फिलोसोफर अर्नस्ट रेनन ने इसका बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र सिर्फ जमीन का टुकड़ा या एक भाषा बोलने वाले लोग नहीं होते, ये एक साझा अतीत, साझा कुर्बानियां और साथ मिलकर कुछ महान करने की चाहत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का होना एक डेली प्लेबिसाइट जैसा है, मतलब हर रोज हम सब मिलकर ये चुनते हैं कि हाँ, हमें एक साथ रहना है, एक राष्ट्र बनकर। और यहीं पर ये कहानी हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर राष्ट्र वाकई हर दिन किया जाने वाला एक चुनाव है, तो आज हमारे राष्ट्रों के लिए क्या चुनाव किए जा रहे हैं? हम सब मिलकर कैसा भविष्य चुन रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।